Hello guys, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Today we are going to discuss about biochemistry related questions जो GATE 2019 के अंदर पूछे गए हैं. So let's begin. First question is catalase is found exclusively in. So catalase enzyme कहाँ पे present होता है? First of all we need to understand the function of catalase enzyme. हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वहां पे कुछ इस तरह के सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड इस तरह की कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट हो जाती हैं. और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं इनके नाम से पता चल रहा है मीन्स ये क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती हैं. सेल के अदर जो कंपाउंड होते हैं उनके साथ क्या करती हैं, ये रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज क्रिएट होता है और सेल और टिश्यू की स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाती है. तो इस वाली ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए पेरोक्सिसोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड जो फॉर्म होगा उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ SOD, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में. यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, यहाँ पे 2H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस हाइड्रोजन परऑक्साइड ये फर्दर ये भी क्या है, एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, इसको भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एंजाइम वर्क करता है जिसको बोला जाएगा कैटालेज एंजाइम. तो कैटालेज एंजाइम और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेरोक्सिसोम के अंदर, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा वाटर मॉलिक्यूल प्लस नॉर्मल जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसके अंदर. तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, टिश्यू में ऑक्सीडेटिव डैमेज क्रिएट करवाती है, इसकी वजह से इसको न्यूट्रलाइज करवाना पड़ता है. और न्यूट्रलाइज करवाने के लिए यहाँ पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड कैटालेज एंजाइम. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. कैटालेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होगा, पेरोक्सिसोम के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Reg recombinase is responsible for the formation of specific immune receptors. This process occurs in. तो रेग रिकॉम्बिनेज क्या होता है, ये होता है रिकॉम्बिनेशनल एक्टिवेटिंग जीन. रेग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रेग रिकॉम्बिनेशनल एक्टिवेशन जीन. और ये कब वर्क करता है, जब टी सेल एंड बी सेल, जो टी एंड बी लिम्फोसाइट्स होता है उनके अंदर जब मैच्योरेशन हो रहा होता है तब क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग टाइप से एंटीबॉडी का जनरेशन होता है, क्लास स्विचिंग होती है. और क्लास स्विचिंग कब होगी, जब कोई अनादर यहाँ पे कोई एंटीजन मॉलिक्यूल एंटर होता है बॉडी के अंदर, तब उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी जनरेट होती है जिसको बोला जाता है क्लास स्विचिंग. ओके, सो क्लास स्विचिंग किसको बोलेंगे, एक स्पेसिफिक टाइप की जो एंटीबॉडी जनरेट होती है उसको बोला जाता है क्लास स्विचिंग. और ये पर्टिकुलर एंटीजन के लिए अलग अलग टाइप से इतनी सारी एंटीबॉडी किस तरह से जनरेट हो सकती हैं, उसकी वजह से एक यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है VDJ रिकॉम्बिनेशन. ओके, VDJ रिकॉम्बिनेशन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी. VDJ रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये जीन्स अलग अलग टाइप से पहले सेपरेट होंगे, फिर इसके अंदर शफलिंग होगी, देन उसके बाद रीजॉइनिंग होगी, जिसकी वजह से इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बन के काफी सारी टाइप की एंटीबॉडीज जनरेट हो सकते हैं. और इस टाइप की जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसमें एंजाइम वर्क करता है रेग रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेशनल एक्टिवेटिंग जीन एंजाइम या रिकॉम्बिनेज. ओके, तो ये कहाँ पे होगा, टी सेल एंड बी सेल के मेचुरेशन के अंदर. ये जो स्पेसिफिक टाइप के जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन से होंगे, टी सेल एंड बी सेल रिसेप्टर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस इज. सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, सबसे पहले ये चीज देखते हैं. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के अंदर जब कोई सबस्ट्रेट डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इट मीन्स जब कोई सबस्ट्रेट, यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट है वो क्या करेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करेगा प्लस एडीपी, और ये क्या बनाएगा, एटीपी. तो इसको क्या बोला जाता है, हमारे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 स्टेप के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले ग्लूकोज
ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 16 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट, एंड देन इस तरह से फर्दर जो स्टेप आती है, यहाँ पे 6 नंबर की जो स्टेप होगी वहां पे होगा 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट। ओके, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट बनता है और 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3 फोस्फोग्लिसरेट के अंदर। ये वाली जो स्टेप होती है ये होती है फोस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है और जो ये ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट्स हैं सबस्ट्रेट 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट, ये क्या करेगा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का डोनेशन करेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक अनदर टाइप का जो फॉस्फोराइलेशन होता है उसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, यहाँ पे जब कोई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्लस एडीपी ये कन्वर्ट होते हैं एटीपी के अंदर, तो इसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन जब कोई सबस्ट्रेट डायरेक्ट फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट करेगा और एटीपी का जनरेशन होता है तब उसको बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये 6 नंबर की स्टेप है। एक अनदर स्टेप होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 10th नंबर वाली स्टेप, जिसके अंदर फोस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज एंजाइम। ओके, सो पायरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे भी क्या होता है, एटीपी का जनरेशन होता है। तो 2 स्टेप ऐसी होती है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जिसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो ग्लूकोज 2 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं होगा, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 1,3 बिस ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट जब बनता है तब क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फेट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन सेकेंड प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइपेप्टाइड विद लीस्ट रोटेशनल बैरियर इज, डाइपेप्टाइड विद लीस्ट रोटेशनल बैरियर इन द पेप्टाइड बॉन्ड इज। तो ऐसा कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड है जहां पे लीस्ट रोटेशनल बैरियर है, बिल्कुल सबसे कम रोटेशनल बैरियर कहाँ पे होगा इन स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग नोटिस करें तो ये क्या है, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है और ये भी है पेप्टाइड बॉन्ड। तो इन सब के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है और पेप्टाइड बॉन्ड की के अंदर क्या स्पेसिफिसिटी होती है, हमें पता है पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वहां पे रोटेशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। बिकॉज रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड है और यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इन सब के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। लीस्ट बैरियर कहाँ पे होगा, इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे रोटेशन थोड़ा बहुत पॉसिबल हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, नेक्स्ट इज द लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट नॉट यूज्ड बाय साइनोबैक्टीरिया फॉर फोटोसिंथेसिस। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स या बेसिकली जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, उसके बाद फाइकोबिलिन होता है, फाइकोइरिथ्रोबिलिन भी होता है, फाइकोसाइनोबिलिन भी होता है। फाइकोबिलिन की प्रेजेंस में ये डिम लाइट के अंदर भी क्या कर सकता है, डिम लाइट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ओके, लेकिन जो रोडोप्सिन है ये क्या है, हमारा रेटिना के अंदर जो प्रेजेंट होता है। रोडोप्सिन क्या है, एक टाइप की ऑप्सिन प्रोटीन है। ओके, ऑप्सिन प्रोटीन है जो रेटिना की रोड सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और लाइट सेंसिटिव पिगमेंट की तरह वर्क करती हैं। और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, यहाँ पे विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है, रोडोप्सिन का डेरिवेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नोट पूछा है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर रोडोप्सिन प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, the next question is slow intravenous infusion of ethanol is a therapy to treat methanol poisoning. The underlying chemical reaction is an example of। तो जब मिथेनॉल की पॉइजनिंग हो जाती है
तब क्या किया जाता है, इंट्रावीनसली इथेनॉल का इन्फ्यूजन किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज, और ऐसा क्यों किया जाता है और ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखें तो ये मिथेनॉल है। मिथेनॉल बॉडी के अंदर एंटर होगा, जैसे ही एंटर होता है ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ओके, तो ये एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है मिथेनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर। और ये फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा टॉक्सिक होता है एज कंपैरिजन टू मिथेनॉल। तो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर फर्दर ये कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड के अंदर, और ये और ज्यादा टॉक्सिक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड ये दोनों ही क्या है, काफी ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं। अब इथेनॉल हम लोग यहाँ पे इन्फ्यूजन करेंगे इथेनॉल का। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंट्रावीनसली इथेनॉल डाल रहे हैं तो इथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड के अंदर, एसिटाल्डिहाइड के अंदर। और यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करेगा वो भी कौन सा होगा, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो इथेनॉल जो सबस्ट्रेट है वो भी यूज करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए इथेनॉल क्या करता है, मिथेनॉल के साथ कॉम्पिटिशन करता है। और इस टाइप के इनिबिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एसिटाल्डिहाइड फर्दर इसमें एसिटिक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम में, तो ये तो टॉक्सिक नहीं है। और इथेनॉल क्या करेगा यहाँ पे, इसके साथ एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने के लिए कॉम्पीट करेगा मिथेनॉल के साथ, तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन शो करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के जनरेशन के लिए एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल होता है उसको क्या बोला जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, ये हमें पता है। उसके बाद एन इम्पोर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल द सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम इज, तो इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट कौन सा होगा, इस एंजाइम के लिए जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है आर्जिनिन। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ब्रेन से, सबसे पहले देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का फंक्शन क्या है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करवाता है यहाँ पे, वेसो डायलेशन करवाता है। और वेसो डायलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होगी, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा होता है कंटिन्यूअसली, तब क्या होता है, वेसो डायलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वेसो डायलेशन करवाने के लिए ब्रेन से जब सिग्नल्स आते हैं तो उन सिग्नल को रिकॉग्नाइज किया जाता है, सिग्नलिंग कैस्केड चलता है, साइक्लिक एएमपी जनरेट होगा। साइक्लिक एएमपी किसको एक्टिवेट करवाएगा, यहाँ पे आर्जिनिन को, आर्जिनिन के पास सिग्नल पहुंचेगा। और आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस सिट्रुलिन। ओके, तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे, आर्जिनिन। ओके, और ये क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा। अब इसका आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन फर्दर इसकी जो सिग्नलिंग है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे रिलेटेड भी अभी सीएसआई नेट के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, एक नॉन पोलर सिग्नलिंग गैसियस मॉलिक्यूल है, नॉन, ये डायरेक्टली क्रॉस कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो ये क्या करेगा, स्मूथ मसल्स के अंदर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, स्मूथ मसल्स के अंदर डिफ्यूज होगा। और यहाँ पे डिफ्यूज होके साइटोसोल के अंदर साइटोसोल के अंदर यहाँ पे एक ग्वाइनाइलेट साइक्लेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम क्या करता है, जीएमपी को कन्वर्ट करवा देता है साइक्लिक जीएमपी के अंदर। और ये साइक्लिक जीएमपी प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करवाएगा, और प्रोटीन काइनेज जी क्या करेगा, इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड करेगा, इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड करेगा इसके मायोसिन के ऊपर। ओके, तो मायोसिन के ऊपर जैसे ही इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड होगा, यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा और वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेसोडाइलेशन हो जाएगा। ओके,
इसी तरह से इसके अपोजिट एक और मॉलिक्यूल वर्क करता है जिसको बोला जाता है ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ओके, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, ये चीजें इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इससे रिलेटेड CSIR नेट के अंदर अभी क्वेश्चन आया था। नाइट्रिक ऑक्साइड और एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर के अंदर जो ग्वानाइलेट साइक्लेज होता है वो कौन सा ग्वानाइलेट साइक्लेज सोल्यूबल फॉर्म में होता है और कौन सा रिसेप्टर बाउंड होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो ग्वानाइलेट साइक्लेज है वो सोल्यूबल फॉर्म में होगा, और जो एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर है इसका जो ग्वानाइलेट साइक्लेज है इसका जो रिसेप्टर होता है वो रिसेप्टर यहाँ पे बाउंड होगा, इस रिसेप्टर को बोलते हैं रिसेप्टर ग्वानाइलेट साइक्लेज, और इसके साथ बाउंड होता है ग्वानाइलेट साइक्लेज, रिसेप्टर बाउंड। ओके, और ये कन्वर्ट करता है वापस वही GMP को साइक्लिक GMP के अंदर। साइक्लिक GMP क्या है हमारा, एक सेकेंडरी मैसेंजर है, और ये फर्दर इसी तरह से प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट करवाएगा और इधर फर्दर प्रोसेसिंग होगी। ये किडनी, ये एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर कहाँ से जनरेट होता है, एट्रियम से, और ये वर्क करता है किडनी की मेम्ब्रेन पे। ओके, किडनी के ऊपर वर्क करेगा जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम और कैल्शियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, वहां पे एक्सक्रीशन होगा ज्यादा अमाउंट में, और वाटर का भी जिसकी वजह से ज्यादा एक्सक्रीशन होगा, तो ब्लड वॉल्यूम जो ब्लड प्रेशर है वो वापस से क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन था वो क्या था हमारा, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो सबस्ट्रेट है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस का, वो सबस्ट्रेट क्या होगा हमारा, आर्जिनिन। आर्जिनिन प्रिकर्सर है नाइट्रिक ऑक्साइड का। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलर्जीज आर ड्यू टू हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स, ड्रग्स गिवन टू काउंटर एलर्जीज टारगेट। तो ऐसी कौन सी ड्रग्स दें जिसकी वजह से ये एलर्जी को काउंटरएक्ट कर सके। ओके, तो एलर्जी के लिए हमें पता है मास्ट सेल, अगर हाईली एलर्जिक रेस्पॉन्स जनरेट होता है तो क्या होता है, मास्ट सेल या फिर बेसोफिल सेल्स क्या करती हैं यहाँ पे, हिस्टामिन, हिस्टामिन का जनरेशन करती है, और एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो हम लोग देते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग वो क्या करती है, एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है। ओके, सो हाईली एलर्जिक एलर्जिक रेस्पॉन्स जब जनरेट हो रहा होता है तब यहाँ पे क्या की जाती है, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दी जाती है। तो ये किसके काउंटरएक्ट करेगी या फिर किसके अगेंस्ट वर्क करेगी, ये हिस्टामिन के अगेंस्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये सारे क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपका थोड़ा बहुत भी कुछ नॉलेज बूस्ट हुआ है इस वीडियो की वजह से, तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।